जयपुर लिटरेचर फेस्ट की भूमि से मैं हूँ आबिर लाहिरी ऑन एबीपी लाइव। एक छोटा सा पीस ऑफ नॉस्टैल्जिया, जब अपने रेडियो के करियर में था और कभी पुराने गानों का शो होता था और उस पर रिसर्च करता था, मेरी जो पहली किताब मुझे मिली थी फ्रॉम द कंपनी, दैट वाज आर.डी. बर्मन, द स्टोरी द म्यूजिक, एंड टुडे आई एम विद द राइटर ऑफ दैट वंडरफुल बुक। हेलो सर, मिस्टर बालाजी विट्टल, हाउ आर यू? I'm fine, thank you for calling me here. It's R.D. Burman, the man, the music. The man, the music. I'm really sorry for that. You have been a writer जिसने बॉलीवुड को और रादर इंडियन पॉप कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है. You have written a book on the villains in India. You have written a book of पंचमदा. How do you see, जब आप भी एक टेक्निकली फिल्म क्रिटिक के नज़रिए से देखते हैं, आप एक फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं? कई लोग कैरेक्टर देखते हैं, कई म्यूजिक देखते हैं, कई स्टोरी देखते हैं, कई डायरेक्शन देखते हैं. आप क्या देखते हैं? डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में लिख रहा हूँ मैं. अगर मैं R.D. बर्मन के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं सिर्फ उन फिल्मों के बारे में लिखूँगा जहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक दिया था, या उनके बाद में जो उनसे प्रेरित होकर जिन्होंने म्यूज़िक दिया था उन मैं वैसे देखूँगा. जो नज़रिया डिपेंड करता है कि मेरे किताब का टॉपिक क्या है. जी ठीक है. जब मैं अभी जो मेरे हाल ही में किताब रिलीज़ हुई है, प्योर इविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड, तो मैं हर फिल्म जब देखता हूँ तो विलन के नज़रिए से देखता हूँ, उसमें क्या विलन ही है. ठीक है. विलन क्या कर रहा है, व्हाट इज हिज एंटागोनिस्टिक एक्ट. सो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि मैं किस नज़रिए से उस फिल्म को देखूँ. मैं म्यूजिक के नज़रिए से, एक्टर हीरो के नज़रिए से, विलन के नज़रिए से. ज़रूर सर. अब आज की डेट में हम जिस तरीके से डिजिटाइज्ड हो गया है पूरा इंडस्ट्री, हम देख रहे हैं कि OTT इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. OTT इज़ लाइक द फ्यूचर ऑफ द सिनेमा स्पेस. हम देख रहे हैं कि जो OTT की स्टोरी लाइनिंग हो रही है उसमें विलन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कि 70s 80s के टाइम पे होता था. हाउ डू यू सी टू दैट, एंड इफ यस, हु इज़ योर फेवरेट अमंग ऑल दीज पीपल? विलन का नज़रिया, विलन का रुख बदल गया है. पहले होता था भाई हीरो बहुत अच्छा है, विलन बहुत बुरा है. हाँ, तो आज जो है हीरो और विलन को बराबरी का मौका दिया जाता स्क्रिप्ट में कि भाई दोनों हैंडसम हो, दोनों अच्छे, मतलब दोनों इक्वली सक्षम हो. अब दोनों में लड़ाई हो, देखते हैं कौन जीता है. मे द बेस्ट टीम विन, राइट. अगर आप धूम 2 देखेंगे, उसमें ऋतिक रोशन विलन है, जॉन अब्राहम विलन है, आमिर खान विलन है, राइट. जो हीरो करते थे वो विलन बन गए अभी. तो एक मैच्योरिटी आ गई है ऑडियंस में, फिल्म मेकर्स में, कि भाई ऐसा नहीं हो कि विलन को एकदम ही मतलब बुद्धू बना के दिखा दो, राइट. और रही बात मेरे फेवरेट, पुराने मेरे ज़माने में बहुत से थे, प्राण साहब, अजीत, गब्बर सिंह, यानी कि अमजद खान, ये तो थे ही. आजकल के जो हैं, ये जो एक ग्रे शेड्स आ गए हैं, जहाँ पे देखने में मज़ा आ रहा है कि भाई ये अच्छा भी है, बुरा भी है, और बुरा भी है, अच्छा भी है. जैसे के मेनन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, मनोज बाजपेयी इज़ माई फेवरेट एक्टर, और बहुत सारे हैं वैसे. शाइनी आहूजा, राइट, हैज़ गॉट द शेड्स ऑफ ग्रे. अगर आप देखेंगे ये योर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, काफ़ी सारे ग्रे शेड्स है, इसलिए मज़ा आ रहा है. तो ये सब मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं. ओके. आप जब आजकल जो स्टोरी लाइंस नई डेवलप हो रही हैं, छोटे शहरों से एक स्टोरी आ रही है, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि छोटे शहरों में विलन बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाते. विलन हमेशा फिक्टिशनल कैरेक्टर, हमेशा बॉलीवुड ने उसको पोर्ट्रे किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मोगैम्बो, या किसी भी एक बड़े को देखते हैं. हाउ डू यू सी कि विलन एक रेलिवेंट इंसान बनेगा, लाइक जो कि पंकज त्रिपाठी ने मिर्ज़ापुर में किया या सीक्रेट गेम्स में किया? ऐसे और क्या स्टोरीज आ सकती हैं, या ऐसे किस तरीके से स्टोरी का रुख बदला जा सकता है विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं तो कहूँगा आजकल जो छोटे शहरों या गांव में जो बेसिस कहानी है, जहाँ पे आप उन छोटे शहरों में आधारित है, वहाँ भी आप देखते हैं कि काफ़ी अच्छा विलन आ रहा है, उभर के आ रहा है. जैसे कि आप देखेंगे कोई भी फिल्म ले लीजिए, इवन हैदर की केस लीजिए. हैदर आपने देखा होगा, उसमें भी काफ़ी के मेनन विलन का रोल कर रहा है वो. और योर गैंग्स ऑफ वासेपुर, छोटे शहर का ही तो कहानी है ना, छोटे कितने खौफनाक विलन हैं वहाँ पे, राइट. सो शहर या छोटा गांव इस पे आधारित नहीं है. और मनोरमा 6 फीट अंडर जो आपने देखा होगा, कुलभूषण खरबंदा इसमें विलन का रोल करते हैं, राइट. सो ये कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर के पे आधारित, उस पे निर्भर है कि वो चित्रांकन कैसे करता है विलन का, जी, राइट. और आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग शेड्स ऑफ विलन ही आ गए हैं इस पर, तो लिखने में काफ़ी उनके बारे में लिखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे. तो यही है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. आपने एक किताब लिखी थी R.D. बर्मन के ऊपर. मेरा अगला सवाल R.D. बर्मन के ऊपर इसलिए है क्योंकि आज की हम जब म्यूज़िक को देखते हैं, बॉलीवुड स्पेसिफिकली म्यूज़िक को देखते हैं, बहुत सारे, एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि R.D. बर्मन के म्यूज़िक को रिक्रिएट कर रहा है, उस म्यूज़िक को, उस गोल्डन एरा के म्यूज़िक को रिक्रिएट कर रहा है. हाउ डू यू सी टू दैट, एंड डू यू फील कि हम ओरिजिनलिटी को भूलते जा रहे हैं, कि या रीमेक भी एक अच्छा जरिया है? देखिए, R.D. बर्मन इज़ अ स्कूल ऑफ म्यूज़िक. अगर उनसे प्रेरित होकर उनके आधार पे कोई अपना नया म्यूज़िक बना रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, राइट. हम मोज़ार्ट से नहीं सीखते हैं,
राइट। तो बड़े बड़े जो हैं तो उनसे सीख के कुछ करना अपने आप में बुरी बात नहीं है। जैसे कि एक गाना है वो जो एक गाना हिचके आओ ढिम ढुम, वो जो गाना है इट इज़ लाइक अ टेक ऑफ फ्रॉम एक मैं और एक तू, जो खेल खेल में अब इसने अपना कुछ बनाया है, ऐसे नहीं लग रहा कि नकल किया है इसने, राइट, वेरी ओरिजिनल साउंडिंग, राइट। सो आर.डी. बर्मन की कहीं ना कहीं झलक तो दिखी जाती है। शंकर एहसान लॉय का देखिए, राइट, लेकिन शंकर एहसान लॉय क्या कॉपी करते हैं? नहीं, कॉपी नहीं करते हैं, राइट, उनसे सीख के इंस्पायर होकर अपना कुछ म्यूज़िक बनाते हैं। सो आर.डी. बर्मन जैसे हस्ती जिनको कहा जाता है पॉप का जो पॉप कल्चर का बादशाह माना जाता है, द किंग ऑफ इनोवेशन, राइट, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो वेस्टर्न ट्यून्स चुरा के अपना म्यूज़िक बनाते हैं। लेकिन बाद में लोग पूछने लगे भाई चोरी तो कोई भी कर सकता था, राइट, तो और किसी ने चोरी क्यों नहीं किया? ऐसा इतना अच्छा म्यूज़िक क्यों नहीं बना? द फैक्ट इज़ वो बचपन से अंग्रेज़ी गाने सुनते आ रहे थे, उनको सीख के उन्होंने अपना म्यूज़िक बनाया। हालांकि द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दैट सॉन्ग मे बी समथिंग इन वेस्टर्न, लेकिन अपना ट्यून उनका अपना था। वैसे ही आजकल के जो कंपोजर्स हैं कुछ जो है एकदम ब्लैटेंट कॉपी कर लेते हैं, राइट, वो गलत बात है। लेकिन जो उन पे आधारित प्रेरित होकर करते हैं उनको मैं सराहता हूँ कि अच्छा कर रहे हैं वो लोग। क्या गलती है अगर आर.डी. बर्मन से हस्ती से कोई सीख के अपना कुछ बना है तो क्या गलत है उसमें? आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। सर हमारा हमेशा एक वेस्टर्न हैंगओवर में हम हमेशा रहे हैं कि हमें वेस्ट की फिल्में, वेस्ट का म्यूज़िक ये हमेशा पसंद आता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत में भी लाइक बेंचमार्क स्टैंडर्ड का म्यूज़िक बन रहा है, बेंचमार्क स्टैंडर्ड की फिल्में बन रही हैं, बेंचमार्क स्टैंडर्ड की बुक्स मिल रही हैं। कैसे इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है फ्यूचर में कि हम इंडिया से निकली हुई चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, और रादर सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करें कि इस पूरे प्लेटफॉर्म को बड़ा किया जा सके? देखिए, नए जो फिल्म मेकर्स आ रहे हैं दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, राइट, दे डोंट बिलीव इन द स्टार सिंड्रोम, तो राइट, ऐसा है कि एक बड़ा हीरो और सारा फिल्म जो है उस पर इट विल रिवॉल्व अराउंड हिम। वो लोग ये नहीं मानते हैं। वो लोग स्क्रिप्ट को सेंटर में रखते हैं और कहते हैं कि भाई इस पे आधारित है कहानी, स्क्रिप्ट की बेसिस पे। जैसे कि आप एक फिल्म देखिए अंकुर अरोरा मर्डर केस, उसमें हीरो कौन था? कोई हीरो नहीं है, राइट। कहानी जो है इज द हीरो, मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर वो एक डॉक्टर है, राइट। अब उसको भी मौका दिया जा रहा है अपनी सफाई देने का कि हाँ, मैंने हॉस्पिटल की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक जो ऑपरेशन में मैंने गलती की उसकी वजह से एक बच्चा मर गया, उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज शेखावत हॉस्पिटल की इज्जत की सवाल है। अब वो अपना नज़रिया प्रकट कर रहे हैं। सो दैट वे इफ यू लुक एट इट देयर इज नो हीरो, देयर इज नो विलन, राइट। सो आजकल के फिल्म मेकर्स जो है और इवन आप देखिए फिराक जैसे कहानी, राइट, जो नंदिता दास ने बनाई थी। सो ये सब फिल्म्स बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़रूर पसंद आएंगी बिकॉज इट इज़ वेरी रियल, इट हैज़ अ वेरी बैलेंस्ड व्यू एंड इट इज़ वेरी रिलेटेबल टू देम, वेरी रिलेटेबल, सच्चाई पे आधारित है। जैसे कि आप आर्टिकल 15 ही देख लीजिए, राइट, कितनी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने। ये सब फिल्म ज़रूर मैं तो कहूँगा फॉरेन ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ वेरी बैलेंस्ड। सर यू आर ऑल्सो थॉट लीडर, आपने अपने नज़रिए को, अपने थॉट्स को हमेशा समाज के सामने लाया है। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कंप्राइजेज ऑफ मैनी आइडियाज़, मैनी थॉट्स, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ इंडिया? India always is a very progressive nation, has given a lot to the world, और even in the world of films we've given such a lot. आप वो फिल्म देखिए ना, अपना पौथेर पांचाली देखिए जो 1955 में बना था। It gave such a recognition in the world stage to Indian cinema. आप सत्यजीत राय लीजिए, ऋतिक घटक लीजिए, इन सब फिल्मकारों ने जो बनाया है, राइट, इन लोगों की वजह से ही भारत का नाम जो है दुनिया में, विश्व में रोशन हुआ है कि इंडियंस भी अच्छा फिल्म बना सकते हैं, राइट। और अब मदर इंडिया जैसे इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, फिर लगान देखिए इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, और कई सारे एंट्रीज भी अपने गली बॉय भी एंट्री हुआ था। सो इन सब चीज़ों की वजह से भारत जो हमेशा कंट्रीब्यूट करते आया है आर्ट एंड कल्चर, फिल्मों में भी कंट्रीब्यूट करता आया है। हालांकि वो स्केल नहीं है। आप हॉलीवुड देखेंगे, इट रन्स इनटू मल्टीपल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और एटलीस्ट बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी थिंग और द मार्केट बीइंग लिमिटेड उस हद तक नहीं है। और एक बड़ी बात है कि व्हेन यू से हॉलीवुड ओनली इंग्लिश, ब्रिटिश इज ओनली इंग्लिश, यहाँ पे इंडियन फिल्म्स बॉलीवुड का सिर्फ एक हिसाब, मराठी फिल्म देखिए, बंगाली फिल्म देखिए, इंडिया में देयर इज नो वन लैंग्वेज फिल्म, देयर आर मल्टीपल फिल्म्स, तमिल फिल्में, तेलुगु फिल्में देख लीजिए, राइट। सो मार्केट गेट्स स्प्लिंटर्ड अ लिटिल बिट। अगर इन सबको जोड़ के देखें फिर आप देखिए हाउ मच इज इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। बिकॉज साउथ इंडिया का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो बॉलीवुड का जितना बड़ा है। एब्सोल्युटली। आप मराठी फिल्में देख लीजिए, बंगला फिल्में देख लीजिए आप, राइट। इन सबको जोड़ के, सारे आंचलिक भाषाओं के फिल्मों को जोड़ के आपको देखना पड़ेगा कि हॉलीवुड के मुकाबले भारत कहाँ पे है।
Don't look at only Bollywood. Thank you very much for that. That was the end of my session with you. Thank you so much. Thank you.